इसलिए आप बदल दो। बंधु जी। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बीएसएफ का आज स्थापना दिवस है। हाँ है। जो अर्धसैनिक बलों का 7 विंग है उसमें बीएसएफ है, उसकी स्थापना दिवस है सर। और ये जो तर्क राजनेता देते हैं, मैं उनसे एक तर्क और करना चाहता हूं। देश की रक्षा करने वाला, देश की सीमाओं पर जान देने वाला को पेंशन नहीं चाहिए। एसी रूमों में बैठ करके बिना टैक्स दिए पेंशन चाहिए। मेरे पास फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के कि आप विजय बंधु बोल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं सर, सलूट करता हूं आपको। मैं गोली चला सकता हूं लेकिन आवाज नहीं उठा सकता हूं। आप उठाते हैं, आपको सलूट करता हूं। ये दर्द है अर्धसैनिक बलों का। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, इस देश में राजनेता पेंशन लेगा और अर्धसैनिक बल जो देश के अंदर और बाहर लड़ता है उसको पेंशन नहीं दिया जाता है। तो ये जितने तर्क दिए जाते हैं सब असंगत हो जाते हैं, असंवैधानिक हो जाते हैं। दूसरी बात, एक सफाई कर्मचारी, एक नर्स, एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक साइंटिस्ट, एक पुलिस का जवान पेंशन का हकदार नहीं है। और तब जब आपको बताएं, हम सब कोरोना के बीच में बहुत ज्यादा पीड़ा में रहे हैं। और उस दौर में अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, ये सारे लोग, लेखपाल, राजस्व के कर्मचारी, ये सारे लोग इस मानवता की सेवा, इस देश की सेवा, इस प्रदेश के लोगों की सेवा किया। ऐसे दौर में जब उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, जब उन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए, उनको आप एनपीएस में बांध रहे हो। निजीकरण का एक बड़ा संकट है, निजीकरण में आप उनको जोड़ रहे हो। जबकि कोरोना के समय में आपने भी डिबेट कराई थी, एक भी सरकारी व्यवस्था के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ा। उस समय उनको पुरस्कार देने के बजाय आप लाठियां चला रहे हैं, आप आंदोलन को दबा रहे हैं। मेरे आंदोलन को 21 नवंबर को था, शासन और प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ था कि रैली स्थगित कर दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता हूं। किस हालात में लोग तैयार होके आते हैं। आप लोकतंत्र की व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम लिया जा रहा था, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है। हमने कहा मैं प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं हूं, लेकिन अपने हकों के लिए संविधान ने हमें राइट दिया है और मैं रैली करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, मेरे संगठन को प्रताड़ित किया गया, मेरे लोगों को प्रताड़ित किया गया। क्या लोकतंत्र यही है? और मैं तो सलूट करता हूं किसानों को, जिन्होंने किसान बनकर किसान बिल के खिलाफ खड़े होकर के अपनी लड़ाई को जीता। और मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जैसे किसान बिल वापस हुआ है वैसे एनपीएस व्यवस्था को आप वापस करिए। ठीक बात। हम लोग आपके अंग हैं, आपके भाग हैं, आपके सहयोगी हैं, हम अलग नहीं हैं। ठीक बंधु जी। दिनेश जी, आपने मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर थी तब और जब अखिलेश जी रहे 5 वर्ष तब, इन 10 वर्षों में इन 2 चीफ मिनिस्टर से भी बात की इस एनपीएस पर? और अगर की थी तो इन लोगों की क्या राय थी, क्या रुख था? नहीं, मायावती जी के समय तो नेतृत्व किसी और के पास था। अच्छा। लेकिन माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब मेरे पास नेतृत्व किया था। तब भी मैंने लक्ष्मण मेला मैदान में बहुत बड़ी रैली की थी। और चूंकि उसी समय विधानसभा चुनाव आने वाला था, जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे वार्ता मेरी हुई थी। हाँ। और वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात करनी चाही भी, लेकिन तभी विधानसभा चुनाव आ गया तो बात उस समय आगे नहीं बढ़ पाई थी। और अभी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो आपने शुरू में कहा था कि क्या उनकी इच्छा नहीं होगी भारत सरकार की तो ये दे देंगे। तो जब हमने 18 में आंदोलन किया तो पहले तो जो एक कमेटी बनी 10 आईएएस की, जिसमें वित्त के और सारे टॉप आईएएस सब लोग थे, हम हरकिशोर तिवारी जी भी उसमें हैं। तो 2-1 बैठक में तो उन्होंने अच्छे बुरे पर वो फैसला करते रहे कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में जब हमने सिद्ध किया तो उन्होंने माना कि नहीं, एनपीएस हानिकारक है और जो बेनिफिशियरी पुरानी वाली थी वही स्कीम ठीक है। उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव से उन्होंने अपनी बात रखी, आईएएस लोगों ने कहा कि नहीं इसको मिलना चाहिए। और उन्होंने जैसा उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से बात हुई और तय हुआ कि प्रपोजल बना करके भारत सरकार ले जाया जाए। हमारे भी 2 प्रतिनिधि, जिसमें स्वयं हरकिशोर तिवारी गए थे उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, और 2 यहाँ के आईएएस उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत सरकार के सामने गए। और जाने के बाद जब उस पर चर्चा शुरू होती उससे पहले ही उन आईएएस को टाइट किया गया
और कहा गया कि ये मात्र उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये पूरे देश में आग लगेगी। हम उत्तर प्रदेश को कैसे दे सकते हैं? इसको वापस लेके जाइए। और जब वहां से लौट करके आए तो हमसे कहा गया कि आपने देख लिया, हम तो नहीं कर सकते। हमने कहा ये आपका विषय है, ये उनका विषय है। हम अपने साथियों के प्रतिनिधि हैं, हम आंदोलन करेंगे, हमको चाहिए, और हम हड़ताल पर गए। जी, हमने लेकिन नहीं- दिनेश जी आपने ये बात को ध्यान में रखना चाहिए था आप लोगों को कि बंगाल ने अपने यहां पुरानी पेंशन व्यवस्था यथावत जारी रखी, किसी केंद्र ने उसको रोक नहीं पाया, वहां के आईएएस अधिकारियों को कोई नहीं हड़का पाया, वहां तो लागू ही नहीं हुई नई पेंशन व्यवस्था। जी नहीं, मैंने उसी में कहा कि बंगाल में जो दल है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति, उससे जो आपने शुरू में प्रश्न उठाया, उत्तर प्रदेश की स्थिति उसके इतर है। जी, जब माननीय मोदी जी ना चाहें और योगी जी दे दें, जी, ये संभव नहीं है। हाँ। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं कहा था कि आज आपके पास अवसर है कि इस देश के कर्मचारी और शिक्षकों की जो मांग है, जायज मांग है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। आप अमित शाह जी से, आप माननीय मोदी जी से बैठ करके बात करिए, क्योंकि ये गुणा भाग नफा नुकसान से निपटने वाला इशू नहीं है। ये पॉलिटिकल बिल से निपटेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तब निपटेगा। और मेरा जो मानना है कि आज राजनीतिक इच्छा शक्ति इस बात पर आती है सरकारों की कि इनके इस मुद्दे से हमारी सरकार रहेगी या जाएगी, ये हकीकत है। वोट से डर सबको लगता है। तो आज जब प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक इस स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है कि वो इसी मुद्दे पर अपना वोट करेगा, तो बड़े भाई इनको ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। मैं आज अपने पूरे प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों के व्यवहार को देख करके आश्वस्त हूँ कि जिस प्रकार से किसान साथियों के ताकत के आगे इनको बिल वापस लेना पड़ा है, ये एनपीएस भी इनको वापस लेनी पड़ेगी। जी, ठीक बात है।